हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। और आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो मेन सेक्शन है उनकी बात करेंगे, और आज हम कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, आईबीसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, जिससे हर बार लॉ में, स्पेशली आईबीपीएस एसओ लॉ में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस एक्ट को तो बिल्कुल स्किप मत करना। और इसमें हम वही पढ़ेंगे जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, जहाँ जिस भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए वो पढ़ेंगे। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम फालतू चीज़ें हमारे माइंड में ना भरेंगे नहीं। जितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना पढ़ेंगे, जो प्रीवियसली पूछे गए उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रीवियस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लास्ट ईयर, मैं बात कर रही हूँ इससे पहले 2024 की, 2022 की। ठीक है, उन सब एक्ट्स के बारे, उन सब सेक्शंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो आज का सेक्शन का नाम है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, इसमें हम कल एक और बात मैं बता दूं, मेरे लास्ट वीडियो में कई मुझे कमेंट में मुझसे पूछा गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट को जो भी एक्ट है वो आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने उनकी एक लिस्ट यहाँ बनाई हुई है। ठीक है, आप वो एक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो एक्ट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करना, वो एक्ट्स को पढ़ना वो इम्पॉर्टेंट है। देखो, मेरे सबसे पहले ही आईबीसी लिखा हुआ है, क्योंकि आईबीसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बोला है आईबीसी तो आपको पढ़ने की, इससे ना मतलब जो 2-4 सेक्शन है उनकी, देखो हर एक्ट में आपको डिटेल में इतना नहीं पढ़ना होता, आपको पूरा उसको मतलब इतना नहीं डिटेल में जाना होता, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें टाइम लिमिट्स जो दी हुई होती है वो पढ़ने होते हैं सारे एक्ट्स में। पीरियड्स पढ़ने होते हैं कि किस पीरियड में कितना अपील करनी है, या फिर किस पीरियड में कितनी लिमिटेशन दी हुई है। ठीक है, वो पढ़ना होता है। थर्ड चीज़ होती है कि अगर कोई कमेटी बनी हुई है, या कोई कमेटी में जो जैसे चेयरमैन है उनका है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते किसी भी एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू बेस होगा, रादर कि वो कोई डिटेल या डिस्क्रिप्टिव पेपर ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ एक्ट्स लिख दिए हैं जो हर साल जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर जिन एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए जो हम मोस्टली रेडी नहीं करते हैं, फिर भी हम गो थ्रू करते हैं, सिर्फ उसको देखा है तो उसके हिसाब से लास्ट टाइम काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और डिटेल वाले जिनको हम ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस देते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो मैंने आज वो एक्ट लिख लिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे आईबीसी जो एक्ट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो, फिर आरबीआई एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डिपॉजिटरी एक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसकी डेट, इसका इनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट से क्वेश्चन का काफ़ी आते हैं। और डिपॉजिटरी एक्ट के दो तीन सेक्शन है इंपॉर्टेंट जब हम ये पढ़ेंगे तब। एलएलपी से 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, एलएलपी इज मतलब कि हर साल इससे एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। एलएलपी से लास्ट ईयर भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आईआरडीए से पहले कभी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन लास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि उसमें आए थे। बीएनएस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन वाइज जो हमारी जैसे इम्प्रीजमेंट वगैरह है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सेक्शन डायरेक्ट पूछा गया था। सीपीसी के रूल्स और ऑर्डर जो होते हैं कि ऑर्डर 5 से, जो जैसे लास्ट टाइम ऑर्डर 5 से पूछा गया था, है ना, उसका रोल नंबर दिया हुआ था और उसमें पूछा था कि उसमें क्या चीज़ दी गई है। सक्सेशन एक्ट से क्वेश्चन आया था जिसमें प्रॉबेट वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रॉबेट हम समझते नहीं है, बट सक्सेशन एक्ट जब पढ़ते हैं तब उसमें पता होता है। ठीक है, तो प्रॉबेट इसमें न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सक्सेशन एक्ट को इतना ध्यान से पढ़ा नहीं था। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट से पढ़ना है, लिमिटेशन पूछी जाती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। फैक्टरिंग एक्ट से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया। सरपासी पढ़ना है। फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट से 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी पढ़ना है। कंपनीज एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट बहुत ही माइनर क्वेश्चन थे, तो इतना कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, छोटा छोटा ही पढ़ना है। लास्ट टाइम तो एक क्वेश्चन तो सिर्फ ये पूछ लेते हैं पब्लिक कंपनी में कितने वो होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सब पूछा गया था। पीएफआरडीए से क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसमें चेयरमैन से या कमेटी के मेंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, ये पढ़ना है। फेमा पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन से भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इससे
पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम इससे शायद 1-2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इससे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब BSS को देखो, इसमें तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ये जो वो एक्ट है जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया कि ये एक्ट तो आपको रेडी करने ही करने। इसके अलावा जैसे बाकी और भी होते हैं, वो क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे, ठीक है। BNSS जो है उससे भी हम रेडी करेंगे, क्योंकि भाई लास्ट टाइम अगर उससे नहीं पूछा गया तो उससे लास्ट टाइम तो पूछा गया है, ठीक है, जिसमें CPC और CRPC और BNSS करके ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन, तो ये भी पूछा गया था। फिर और भी क्वेश्चन है, और भी एक्ट है, वो भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। प्रोसीजर लो सारे पढ़ने हैं। फाइनेंशियल एक्ट्स में ये वाले इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ और भी है, ठीक है, वो भी पढ़ने हैं। स्टाम्प ड्यूटी एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, ये सब पढ़ने हैं। लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया, क्योंकि मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि इम्पॉर्टेंट कौन से एक्ट हैं, आप बता सकते हो। तो मैंने ये बता दिए हैं आपको। ये 20 एक्ट तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि अब प्री और मेंस दोनों में प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें कोई भी एक्ट छोड़ना नहीं है, सारे एक्ट्स को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी जो भी एक्ट होते हैं ना, वो भी हमें सब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी एक्ट हमें छोड़ना नहीं है, कोई भी एक्ट को हमें देखो, एक्ट का मतलब ये, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम पूरा डिटेल में पढ़ ले, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, टाइम पीरियड, टाइम लिमिट्स ये देखनी है, कितना अमाउंट किस चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो देखना है, ठीक है। कॉर्पोरेट के लिए क्या चीज़ें बताई गई हैं, इंडिविजुअल के लिए क्या चीज़ें बताई गई, बस ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, हम धीरे धीरे इन सब सारे एक्ट्स को पढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डिटेल में किसी भी एक्ट को पढ़ना अभी इन पेपर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इंटरव्यू में आपसे फिर भी पूछ सकते हैं कि आपने इसकी जानकारी रखी है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ओके। तो आज का एक्ट हम शुरू करते हैं, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। ये 28 मई 2016 को आया था, ठीक है। और इसको जो सेक्शन 1 है वो हमेशा बात करते हैं हम इस एक्ट को क्या बुलाएंगे, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। होल ऑफ इंडिया पे ये लागू हो गया है, ऑफिशियल गैजेट में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया गया था। तो सेक्शन 1 इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये सबको पता होता है, ओके। तो ऐसे पढ़ना है आपको, इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर हैवी नहीं करनी है चीज़ें, ओके। एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो वी कैन स्किप दिस, बिकॉज कंपनीज एक्ट में जो चीज़ें बताई गई है, हाउ टू मतलब एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो वो सब चीज़ें बताई गई है। फिर आप डेफिनेशन वाले पार्ट में जाओ। डेफिनेशंस IBC से कभी डेफिनेशंस इतनी पूछी नहीं जाती है, बट जैसे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे नोट्स में लगाया हुआ है, तो आप इन वाले बेयर एक्ट से, इस वाले नोट से आप पढ़ सकते हो, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे बताया चार्ज क्या होता है, तो चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इंटरेस्ट और लीन क्रेडिट ऑन द प्रॉपर्टी असेट ऑफ एनी पर्सन और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज द केस में बी ए सिक्योरिटी इंक्लूड अ मॉर्टगेज, कि एज अ सिक्योरिटी और मॉर्टगेज आपके पास आपकी कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन की, ये सब चार्ज में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। और क्रेडिटर डेप्ट, जैसे 210 में क्रेडिटर को बताया गया है, ये मतलब पूछता नहीं है, उसने कभी भी IBC की डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा है। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट करने की बात करें तो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी पर्सन, जैसे क्रेडिट कुछ एनी पर्सन टू हुम अ डेप्ट इज ओड, किसी के जैसे किसी के ऊपर अगर डेप्ट ओड है तो उसमें क्या आएगा, तो वो इंक्लूड कर लेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड डिग्री होल्डर, वो सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। वो सब उस जो क्रेडिटर ओन कर रहा है वो क्या कर लेगा, उन सब में फाइनेंशियल क्रेडिटर वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। डेप्ट का मतलब पूछ लेगा, पूछता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट करने से जो भाई नहीं करा जिसने पेमेंट, वो डिफ़ॉल्टर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई गई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह जिसमें रिकॉर्ड्स वगैरह रखने होंगे कि किससे क्या हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें। और अब नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो इसमें लिखा हुआ है कि अ पर्सन अंडर सेक्शन जो 206 सेक्शन है उसके अंदर जो इनरोल्ड हो गया पर्सन विद एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एट्स इस मेंबर एंड रजिस्टर विद द बोर्ड, ठीक है, दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। इन 21 में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की बात की गई है, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एज एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अंडर सेक्शन 210, ठीक है। तो और वैसे भी हम इन सब चीज़ से पढ़ने नहीं वाले हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ
बाय द डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हम जब क्रेडिटर पढ़ के आए थे 210 में, तो हमने उसमें पढ़ा था कि उस क्रेडिटर में क्या क्या होगा, तो इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर की बात की गई थी। ये याद रख लेना कि सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब है एक क्रेडिटर इन फेवर ऑफ होम सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रेडिट, वो व्यक्ति वो क्रेडिटर जिसके फेवर में एक सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके, हाँ, कई सारे एक्ट है जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, SCRA है ना, ये सब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये भी आप देख लेना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से लास्ट टाइम तो नहीं, बट उससे लास्ट टाइम क्वेश्चन जरूर पूछा गया 2024 के पेपर में। टोपा से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आर्ट्रीब्यूशन कैंसिलेशन पढ़ लेना, ये सब चीज़ें हैं। सेबी एक्ट है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 में लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2024 के पेपर में था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर 2022 के पेपर में था, उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो इसमें पूछा गया था कि सीधे क्वेश्चन पूछा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना मिनिमम अमाउंट एज अ डिफॉल्टर के लिए कितना मिनिमम अमाउंट है, कि अगर कोई डिफॉल्ट करते तो वो कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिससे सीधे सीधे एक क्वेश्चन बना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड द कि वो इंसॉल्वेंसी में आ गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पूछा था। देखो, प्रोविजो से क्वेश्चन पूछा गया था है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई किया था द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ हायर वैल्यू विच शैल नॉट बी मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। तो ये आप इम्पोर्टेंटली लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये पूरा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिमम पीरियड पूछ रहा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज 1 करोड़ रुपीज़, नॉट मोर देन दैट। ओके, फिर 5th में भी डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज एजुकेटिंग अथॉरिटी को, जो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो बताएगा वो एजुकेटिंग अथॉरिटी होगी। ऑडिटर जो ऑडिट करेगा, जो कंपनीज एक्ट में, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट में बताया गया है। ठीक है, ये सब है, तो डेफिनेशन को हम स्किप कर देंगे। फिर अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। जब हमने उसमें भी सिक्योर्ड क्रेडिटर पढ़ा था, अब हम फाइनेंशियल क्रेडिटर पढ़ रहे हैं। एनी पर्सन टू होम अ फाइनेंशियल डेप्ट इज ओड, कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर फाइनेंशियल डेप्ट ओन हो जाता है, वो पर्सन क्या कहलाता है, लीगली असाइंड हो जाता है एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब हैज बीन लीगली असाइंड और ट्रांसफर टू एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल डेप्ट क्या होगा, वही जो उस व्यक्ति के ऊपर जो फाइनेंशियल डेप्ट उधार हुआ है वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल डेप्ट कहलाएगा, वो धन। ठीक है, इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट डेट वही जो एप्लीकेशन में इनिशिएट कर दी गई है। ठीक है, और इससे कमिटमेंट डेट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, नॉट इन द डेफिनेशन पार्ट, बट अलग से आए तो वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, आगे इंसॉल्वेंसी इंटरिम फाइनेंस कौन होता है, ये सब उसका डेफिनेशन है, तो इसको इतना मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर देख लो, क्योंकि हम क्रेडिटर के बारे में जिसमें सब चीज़ इंक्लूड कर ली थी उसने। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जिसने ऑपरेशनल डेप्ट ओ कर रहे हैं, देखो सिंपल है, फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल डेप्ट ओ कर लिए, है ना, सिक्योर्ड है तो सिक्योर डेप्ट, इसके ऊपर सिक्योरिटी क्रेडिट हो गई, क्रिएट कर दी। ऑपरेशनल है तो ऑपरेशनल डेप्ट ओ कर लिए, फिर वो लीगली असाइंड हो जाएगा और ट्रांसफर टू। ठीक है, ऑपरेशनल डेप्ट भी वही होंगे। अब रिलेटेड पार्टी क्या होती है, रिलेटेड पार्टी होती है अ कॉर्पोरेट डेटर, जिसका मतलब है ए डायरेक्टर और पार्टनर, अ की मैनेजर, पर्सनल, अनलिमिटेड मतलब LLP हो गई, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, कोई ऐसे सारे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं जो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कि आएगा नहीं, कर नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऑप्शन देख के ही कर लेंगे। अब वो था हमारा कॉर्पोरेट के उस पर। ठीक है, अब ये है हमारा इंडिविजुअल, तो उसमें भी यही है, वही चीज़ें आ जाएगी, तो इतना इसको हम स्किप कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 2 पे, जो है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, पर्सन हु में इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब कौन वह व्यक्ति जो एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पास करेगा, ठीक है, इनिशिएट कौन करेगा, जब कोई डेटर जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ठीक है, या जो डिफ़ॉल्टर है, या फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, या कॉर्पोरेट डेटर है, वो खुद भी कर सकता है, वो कॉर्पोरेट डेटर खुद भी कर सकता है। ठीक है, itself may initiate corporate insolvency resolution process and settle such corporate debtor in the manner of provided under this chapter, जो भी इस चैप्टर में बताई गई है। ठीक है, तो
इसमें बस आपको याद रखना कौन कौन हो सकता है। डिफॉल्ट वो खुद हो सकता है, कॉर्पोरेट डेटर खुद हो सकता है, फाइनेंशियल डेटर हो सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं जो इनिशिएट कर सकते हैं रिजोल्यूशन प्रोसेस को। फिर उसके बाद पूछा है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर जो इनिशिएट कर रहा है तो बाय इटसेल्फ कर सकता है, जॉइंटली कर सकता है अदर क्रेडिटर्स के साथ मिलके, ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है वैसे। फिर वो एप्लीकेशन दे सकता है रिजोल्यूशन पास करने की अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। बिफोर किसको देगा वो एप्लीकेशन? एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को देगा, ठीक है। व्हेन अ डिफॉल्ट है रिकॉर्ड, जब कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो वो क्या करेगा? सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर अगेंस्ट द डेटर करेगा जो भी उसने बताया, और वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो एप्लीकेशन किसको देगा? वो रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट किसके करेगा? कॉर्पोरेट डेटर के बिफोर द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोविजन दिए हुए हैं तो इसमें कुछ नहीं है, वो 10% वाला है कि जॉइंटली है तो नॉट लेस देन 100 क्रेडिटर होने चाहिए, और अगर नहीं, या फिर उसमें हो सकता है कि जो टोटल क्रेडिटर है उसका 10% क्रेडिटर उसमें होने चाहिए, विच एवर इज लेस। फिर ये देखा जाएगा कि मतलब अगर वो जॉइंटली अगर प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, अगर वो जॉइंटली प्रोसेस कर रहा है, जॉइंटली अगर वो जा रहा है तो क्या करेगा? टोटल क्रेडिटर का 100, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 100 क्रेडिटर, और 10% ऑफ टोटल क्रेडिटर होने चाहिए, ठीक है। विच एवर, अब इन दोनों में देखें विच एवर इज लेस, कि टोटल क्रेडिट का भाई अगर 100 ही क्रेडिटर है तो 100 क्रेडिट का 10% कितना हो गया? 10 ही हो गया, तो 10 या फिर 100, तो उसमें से लेस कौन है? 10, तो उसमें से लेके जाएगा, ठीक है। नॉट लेस देन दैट, कि 50 भी हो सकता है वहाँ पे नंबर, लेकिन जो लेस में होगा उसको जॉइंटली वो जाके फिर प्रोसेस कर सकते हैं। तो यही चीज़ें बताएगी ये, फिर यही प्रोविजन चलते रहेंगे आगे, तो दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है कि 100 से लेस नहीं होना चाहिए, 10% से लेस नहीं होना चाहिए, विच एवर इज लेस, ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब देखो एक क्वेश्चन, अब इसी में से एक क्वेश्चन ये आगे पूछा गया था कि अगर कोई एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, अगर वो एप्लीकेशन को, अब वो या तो रिसिप्ट भी कर सकती है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। जो क्रेडिटर्स ने बिफोर द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन दी है, ठीक है, जो इनिशिएट की है प्रोसेस रिजोल्यूशन के लिए, तो अब क्या कर सकता है एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी? 14 डेज के अंदर अंदर उसको, या तो उसको सही लगता है तो वो रिसिप्ट कर लेगा, 14 डेज का उसके पास टाइम होता है, 14 डेज के बाद उसको रिजेक्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, कि ये टाइम पीरियड पूछा गया था कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कितने दिन में एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है और रिसिप्ट कर सकती है, मतलब अपने पास रख सकती है, आगे उसको एग्जिस्टेंस में ला सकती है, तो वो टाइम लिमिट थी 14 डेज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी दिया हुआ है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप देख लेना, ओके। अगर वो बोल रहे कि अगर डिफॉल्ट हैज़ पास एन ऑर्डर इट शैल रिकॉर्ड, तो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे अगर उसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन सही है, ये रिजोल्यूशन प्रोसेस कर दिया है, तो वो अपने पास उसको रख सकती है, पर टाइम लिमिट 14 डेज है, ठीक है, 14 डेज टाइम लिमिट है एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास। सिंपल, ये हो गया, ठीक है। 8th सेक्शन है, अभी हमने 7th पढ़ा है, 7th सेक्शन जिसमें क्रेडिटर रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, वो रिजोल्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं, उसके ऊपर है, ठीक है। उसके प्रोविजन से क्वेश्चन नहीं आया, उसके एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास कितना टाइम है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। एंड देन 8 नंबर है ऑपरेशनल क्रेडिटर। अगर इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन है अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर करते हैं तो वो क्या करेगी? अगर कोई डिफ़ॉल्ट ऑकर हो रहा है, ओके, तो एक डिमांड नोटिस है ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेटर, कॉपी ऑफ एन इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द डिफॉल्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। अब कॉर्पोरेट डेटर है, अगर उसके ऑपरेशनल क्रेडिटर एक वो कर रहा है, रिजोल्यूशन लेके आ रहा है कि तो वो डिमांड नोटिस वगैरह कि ऐसे ऐसे डेटर ने हमारे साथ डिफ़ॉल्ट करा है, ठीक है, जो भी मैनर उसमें दी गई है। तो अब कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा? 10 दिन के अंदर अंदर उस डिमांड नोटिस या कॉपी ऑफ द इनवॉइस को लेके जाएगा, ठीक है, और ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है, मेंशन जो करा हुआ है उसमें,
सिंपल। तो लिमिट कितनी दी हुई है, NCLT को फाइल नहीं कर सकता, ये उसकी लिमिट है। लिमिटेशन एक्ट में भी ये बताया हुआ है, ठीक है, कि ऑपरेशनल क्रेडिटर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाके फाइल नहीं कर सकता। ओके, अब 9 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैंने लिखा भी हुआ, 10 में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कभी। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, सेक्शन 12। सेक्शन 12 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आप देख लेना, ये सेक्शन जो 11 है ना, कि कौन कौन पर्सन है जो एप्लीकेशन दे सकता है, बना सकता है। तो कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटा हैविंग कंप्लीट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, जिसके पास कंप्लीट इंसॉल्वेंसी हो गई, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हो गया। डेटा फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज़ वायलेटेड द टर्म्स, तो सिंपल है, कोई वायलेट कर रहा है टर्म्स को, कोई भी लिक्विडेशन को हार्म कर रहा है, ठीक है, वो सब पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करी हुई है कि शैल प्रिवेंट द कॉर्पोरेट डेटा कि यू कैन इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अगेंस्ट द अनदर कॉर्पोरेट डेटा, कि एक कॉर्पोरेट ने कुछ नहीं किया लेकिन दूसरे ने किया, तो वो उसके अगेंस्ट भी कर सकता है, अपने आप को सेव कर सकता है, ठीक है। टाइम लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन कंसिक्वेंटली लास्ट ईयर पूछे गए थे इस सेक्शन से। तो इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम कि इनिशियल पीरियड क्या है, ठीक है, और कंप्लीट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। इसको मैंने नोट बना के यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू दिस। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। इनिशियल पीरियड ये है कि कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसको कंप्लीट करना होता है 180 डेज में, ठीक है। कितने दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, टाइम लिमिट कितना दिया हुआ है, 180 डेज दिया हुआ है। 180 डेज के अंदर अंदर हमें वो टाइम लिमिट पीरियड को ख़त्म करना होगा। क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द इनिशियल स्टैट्यूटरी पीरियड प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 12 of IBC for completion of the corporate insolvency resolution process from the date of commencement। मैंने आंसर लिखा हुआ है इसका 180 डेज, आंसर वॉज द 180 डेज। ओके, दैट इज द राइट आंसर। तो इनिशियल जो स्टैट्यूटरी पीरियड है, ये इनिशियल पीरियड दिया हुआ है, ये इनिशियल पीरियड है, कोई भी एप्लीकेशन को कंप्लीट होने के लिए 180 डेज का जो टाइम है वो लगता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, उसके पास एप्लीकेशन आई हुई है, तो वो चाहे तो 180 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है। कितने दिन एक्सटेंड कर सकता है ना, वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के उस पर डिपेंड करता है, बट नॉट मोर देन दैट 90 डेज से ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। वो 90 डेज और बढ़ा सकता है। अगर रिजोल्यूशन पास हुआ है, कोई मीटिंग ऑफ क्रेडिटर ने एक मीटिंग करी है कमेटी बना के कि कितना वोट होना चाहिए, वोटिंग शेयर का 66% वोट होना चाहिए। ओके, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं अगर कोई फाइल उनको करनी है तो क्रेडिटर्स का 66% वोटिंग शेयर होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड में बताया गया है। थर्ड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आउटर उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, इसमें तो इनिशियल पीरियड है, पर प्रोविजो से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी अगर रिसिप्ट हुई एप्लीकेशन, तो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि 180 डेज में अगर कोई कंप्लीट नहीं हुई है प्रोसेस, ठीक है, तो वो कितना बढ़ा सकती है, मैंने अभी बताया 90 डेज बढ़ा सकती है। और अगर उसको एक्सटेंड करवाने तो वोटिंग शेयर्स का कितना 66% उनको रिजोल्यूशन पास करना होगा। कमेटी का वोटिंग शेयर 66% है, ठीक है। क्रेडिटर्स का एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी प्लस 90 डेज और बढ़ा सकती है, दैट इज नॉट इनिशिएटेड बट दैट इज एक्सटेंडेड पीरियड। और उसमें लिखा भी आता है कि इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड और नॉट, या एक्सक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड, ऑप्शंस में ये दिया हुआ होता है। तो अगर वो इनिशिएट पीरियड की बात करेगा कि इनिशियल टाइम पे तो 180 डेज ही होगा, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को अगर लगता है तो वह 90 डेज और बढ़ा सकती है, जिसमें प्लस 90 डेज क्या है, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड है। ओके, और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगर एक्सटेंशन होता है, ठीक है, तो एक बार से ज़्यादा ये एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, मतलब एक बार ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है इस वाले प्रोविजो से, दैट इज़ दिस कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन
ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉर्पोरेट अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करता है दैट इज मैंडेटरी टू कंप्लीट विद इन अ पीरियड ऑफ 330 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी जिस दिन ऑकर हुई उससे 330 दिन के अंदर अंदर वो मैंडेटरी है कंप्लीट करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था आउटर टाइम लिमिट विद इन विच द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आईबीसी। ठीक है, तो वो था 330 डेज। कॉर्पोरेट के लिए जो आउटर लिमिट बताई गई है, आउटर टाइम लिमिट जो है वो 330 डेज है। दैट इज स्पेसिफाइड कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की यहाँ बात हो रही है। वहाँ पे हमने बात करी थी कंप्लीट विद इन इनिशियल पीरियड की। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट होने के 330 दिन के अंदर अंदर तो उसको ख़त्म करना ही होगा। ठीक है, ये बताया गया था। अगर उसको ऐसा लगता है कि वो 330 दिन में पेंडिंग पड़ी है या हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, तो सेकंड प्रोविजन ये बोलता है कि सेकंड प्रोविजन जो आउटर लिमिट की बात कर रहा है कि 90 डेज और उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ये एक्ट अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है, तो अमेंडमेंट में 2019 में हुआ तो उसमें बोल दिया कि 330 दिन तो था, पर अगले 90 दिन में भी आप कंप्लीट कराना ही पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमने इस सेक्शन में दो चीज़ें कंप्लीट करी हैं। फर्स्ट इज हमने बात करी कि इनिशियल पीरियड कितना होगा कंप्लीट करने का। ठीक है, वो था 180 डेज। क्रेडिटर के वोटिंग शेयर का 66% रिजोल्यूशन प्रोसेस लेना पड़ता है। ठीक है, आउटर लिमिट नहीं, फिर उसके बाद था थर्ड पे कि हम 180 डेज से अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ऐसा लगता है तो प्लस 90 डेज बढ़ा सकते हैं। प्रोविजो में ये क्या है, नॉट मोर देन दैट, कि वंस एक बार से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। आउटर लिमिट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की 330 डेज बढ़ाई गई है, लेकिन अगर वो पेंडिंग है या किसी कारण से कंप्लीट नहीं हो पाती है तो प्लस 90 डेज और उसको मिलेंगे कि फिर अब तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ये पूरी एक टाइम लिमिट का स्ट्रक्चर था जो मैंने समझा दिया। ठीक है, 12A में बात करी गई है विड्रॉल एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में भी बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी अगर विड्रॉ में अलाउ कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी अलाउ कर सकती है कि विड्रॉ कर सकते हो आप एप्लीकेशन को जो आई है। ठीक है, और 90% अब एप्लीकेशन विड्रॉ के लिए जब एप्लीकेशन प्रोसेस करवानी है वहाँ पे 12 में पढ़ के आए तो 66% था, अब विड्रॉ करवा रहे हैं तो 90% वोटिंग शेयर ऑफ द कमिटी क्रेडिटर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 90% ऑफ क्रेडिटर्स, जब विड्रॉ की बात हुई है, जब विड्रॉ कर रहे हैं तो 90% क्रेडिटर, एप्लीकेशन दे रहे तो 66%। ठीक है, 13 डिक्लेरेशन ऑफ मोटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट की बात करी गई है अंडर सेक्शन 7, 9 और 10 में। तो ये देख लेगा, सिर्फ सेक्शन पढ़ लो, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है तो इतना नहीं। मोरेटोरियम क्या होता है, मोरेटोरियम के बारे में ये है कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो ऑर्डर डिक्लेयर कर सकती है मोरेटोरियम ऑफ प्रोविजन। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स हो सकता है, कंटिन्यूशन ऑफ पेंडिंग सूट्स हो सकते हैं, प्रोसीडिंग हो सकती है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग execution of any judge, decree, order of any court. ठीक है, transferring, encumbering, aligning, disposing of by the corporate debtor, any action of foreclose, recover, enforce any security interest credited, the recovery of any property by an owner or lessor. ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना, सब समझ में जाएगा। सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस तो द कॉर्पोरेट डेटर्स में भी स्पेसिफाई शैल नॉट बी टर्मिनेटेड, कि जो भी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स है वो सर्विसेज है वो कॉर्पोरेट डेटर को सस्पेंड नहीं होती है, टर्मिनेट नहीं होती है ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड। जब मोरेटोरियम पीरियड चल रहा होता है तो कॉर्पोरेट डेटर की जितनी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो सस्पेंड नहीं की जाती है, टर्मिनेट नहीं की जाती है। ठीक है, नहीं की जानी चाहिए, शैल नॉट भी लिखा हुआ है। ठीक है, और अब आ जाते हैं 15 पे, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। पब्लिक जो है, पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि ये चीज़ इंसॉल्वेंट हो गई है, तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना ज़रूरी होता है।
जिसमें आप क्या करेंगे, नेम और एड्रेस लिखेंगे उस कॉर्पोरेट डेटर का अंडर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस। नेम ऑफ अथॉरिटी लिखेंगे, ठीक है, विच द कॉर्पोरेट डेटर इज इनकॉर्पोरेटेड, कि किस इनकॉर्पोरेशन में वो रजिस्टर्ड था, ठीक है, उस अथॉरिटी का नाम लिखेंगे। ये दोनों चीज़ होने के बाद फिर आपको लिखना है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स, जो भी मतलब आपको जो भी क्लेम करना है उसकी लास्ट डेट लिखनी है। डिटेल ऑफ द interim resolution process professional who shall be vested in the management of the corporate debtor and the responsible of the receiving claims, ठीक है, उसकी डिटेल लिखनी है। पेनल्टीज, मिसलीडिंग क्लेम्स लिखने हैं, डेट ऑफ द जो भी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्लोज हुआ है 180 डेज के अंदर उसको लिखना है, उसकी मतलब उसकी डेट लिखनी है, और पब्लिक अनाउंसमेंट अंडर दिस सेक्शन जो भी स्पेसिफाई किया हुआ है वो सब लिखना है। तो सेक्शन 15 हमें बताता है कि पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में जो रिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है उसका, ठीक है। 18 में हमें टेन्योर ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोसेस बताते हैं कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी जो है वो एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो ये पावर एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास है कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी है जो अपॉइंट करेगी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है। और इसमें आ जाओ, देखो ये वाला इट इज़ नॉट सो, बस ये याद रख लेना। इसके बाद 17 में आ जाओ, मैनेज ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अब क्या करेगा, मैनेजमेंट कैसे करेगा, मैनेज करेगा कॉर्पोरेट डेटर ने जो भी अफेयर मतलब जो भी उसकी क्रियाएं रही है, जो भी उसका कार्य रहा है, उस सब की मैनेज करेगा। पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जो भी हो, ठीक है, स्टैंड सस्पेंड एंड बी एक्सरसाइज बाय द इंटरिम रिजोल्यूशन। जो भी पावर थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या कॉर्पोरेट डेटर्स की उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और वो सब पावर अब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चली जाएगी, ठीक है। ऑफिसर और मैनेजर्स जो होंगे कॉर्पोरेट डेटर शैल रिपोर्ट टू द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो भी ऑफिसर मैनेजर होंगे उस कॉर्पोरेट डेटर के, वो सब किसको रिपोर्ट करेंगे, अब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिपोर्ट करेंगे। फिर वो आगे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को आगे प्रोसेस करेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वो सारे जो भी अकाउंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, वो सब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चली जाएगी, ठीक है। और सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो खुद फर्निश करेगा रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट डेटा, ओके। तो ये सब मैनेजमेंट के बारे में बता दें कि एक इंटरिम रिजोल्यूशन को जब 16 में जब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पास कर दिया, पॉइंट कर दिया, तो अब उसके पास क्या क्या मैनेजमेंट के लिए काम करना है, दैट इज दिस। 18 में आ जाओ, अब इसमें कुछ नहीं है, वही बताया हुआ है कि एक्ट कैसे करेगा, कैसे एक्शंस ले सकता है, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स को भी वो अथॉरिटी में रख सकता है, एक्सेस कर सकता है, तो ये सब सारी पावर बताई हुई है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बताया कि अब ड्यूटीज़ क्या क्या बताएं कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू असेट्स फाइनेंस ऑपरेशन है वो डेटर से कलेक्ट कर सकता है। अब उस इंफॉर्मेशन में क्या होगा, बिजनेस ऑपरेशन होगा, पिछले 2 साल का क्या क्या किया है, फाइनेंशियल ऑपरेशन पेमेंट होंगे 2 साल के, प्रीवियस 2 ईयर्स के देखे जाते हैं, लिस्ट ऑफ असेट्स देखी जाती है, लाइबिलिटीज़ देखी जाएंगी, ठीक है। ऐसा कोई भी मैटर जो भी स्पेसिफाई किया हुआ है वो सब देखे जाएंगे, और वो रिसीव कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है द क्लेम जो सबमिट किए गए क्रेडिटर्स ने, ठीक है, टू हिम, और कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर की, एक कमेटी बना सकता है, मॉनिटर ऑफ द सेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा बना सकता है, ठीक है। वो सब उसके पास होती है ड्यूटी, ये ड्यूटी है उसके पास कि वो अब वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये सब कर रहा है, तो उसके पास ये काम होता है। टेंजिबल एसेट्स, चाहे मूवेबल इमूवेबल, इंटेंजिबल एसेट्स, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वो सब के बारे में, चीज़ों के बारे में एक ब्यौरा ले सकता है, ओके। 19 में पर्सनल टू एक्सटेंड कॉर्पोरेशन बताया है। 20 की मैनेजमेंट और ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा इज गोइंग कंसर्न, ठीक है। अब गोइंग कंसर्न जो हम अकाउंट में पढ़ते हैं वही वाला है, ठीक है। द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल मेक एवरी एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का ये काम है कि वो प्रोटेक्ट करे उस प्रॉपर्टी को, उसकी वैल्यू को, ठीक है। और उसके बाद जैसे वो खुद उस बिजनेस का मालिक है, ठीक है, वो खुद उसको लॉन्ग टर्म तक चलाने वाला है, ऐसे उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो अपॉइंट अकाउंटेंट कर सकता है। अब अथॉरिटी क्या दे दी है उसको कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहे तो
लीगल हायर अटेंड कर सकता है, अकाउंटेंट हायर कर सकता है, कोई भी कॉर्पोरेट डेटर है उसको उसके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर सकता है, इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ तो उसको ये सब चीज़ों की इसको पावर मिल जाती है कि वो उसके पास ये अथॉरिटी है, कोई भी इशू इंस्ट्रक्ट कर सकता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ये सब काम है उसके पास दी हुई है। और क्रेडिटर से कंसर्न लेने की उसको ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। क्रेडिटर से कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अथॉरिटी है। 20 में उसकी अथॉरिटी को ही बताया गया है, बट उसका नाम है मैंगो ऑपरेशन एज अ गोइंग कंसर्न का मतलब ये कि वो खुद अथॉरिटी बन गया। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो क्लेम अगर रिसीव हो जाते हैं कॉर्पोरेट डेटर से एंड डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, कंस्टिट्यूट कमेटी, एक कमेटी बनाएगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होगी जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर के फाइनेंशियल क्रेडिटर वगैरह सब आ सकते हैं, ये सब बताया गया। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कंटिन्यू बताया, बट इसमें इतना कुछ है नहीं पूछने लायक, तो वो पूछता भी नहीं है। आगे आ जाओ, अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसीजर। जब क्रेडिटर्स की जो मीटिंग हुई है, कमेटी बनी है, ठीक है, अभी हमने जो 21 में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पढ़ी, उसके 7 दिन के अंदर उनको एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जैसे ही वो कमेटी बनी, उस कमेटी की फर्स्ट मीटिंग के 7 दिन के अंदर एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना होगा। कमेटी और क्रेडिटर्स जो है अपनी फर्स्ट मीटिंग में मेजॉरिटी लेती है, जो 66% ऑफ द वोटिंग शेयर्स ऑफ द क्रेडिटर्स है उनसे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन दैट द 66%, ओके, वोटिंग शेयर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी हो वो रिजॉल्व करेंगे टू अपॉइंट द इंटरनल इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बना सकता है, या इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बदल के दूसरा व्यक्ति भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना सकते हैं। बट उन क्रेडिटर्स की जो कमेटी है उसको एक मेजॉरिटी वोट लेना पड़ेगा कि हम अब एक फाइनेंशियल रिजोल्यूशनर को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिजोल्यूशन को तो क्रेडिटर करते हैं अपॉइंट, लेकिन इंटरिम को एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी करती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जो है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम आगे बताएगी, बोर्ड ऑफ इस कंफर्मेशन बोर्ड को बताएगी कि इसका कंफर्मेशन कर दो और अपॉइंटमेंट इसकी बाय द बोर्ड कर दी जाती है। बोर्ड के पास कितना टाइम है, बोर्ड 10 दिन में कंफर्म करना होता है, बोर्ड को 10 दिन के अंदर कंफर्म करना होता है। अगर बोर्ड ने 10 दिन के अंदर कंफर्म नहीं किया तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी फिर से इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही कंटिन्यू करने के लिए बोल देगी। समझ में आ गया। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी रिजोल्यूशन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर करती है। अब हमने एक कमेटी बनाई 21 में क्रेडिटर्स की। अब क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी ने मीटिंग रखी और अपनी फर्स्ट मीटिंग में एक मेजॉरिटी ऑफ वोट ले लिया, 66%, नॉट लेस देन दैट, कि हम वोटिंग शेयर करवा लिया और हम अब एक रिजोल्यूशनल प्रोफेशनल को हम अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कंफर्म करने का एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी आगे बोर्ड को फॉरवर्ड कर देती कि इसको कंफर्म कर दो, अपॉइंट कर दो। बोर्ड के पास 10 दिन का टाइम होता है कि इस व्यक्ति को कमेटी ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हायर किया। अगर वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 10 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं करती तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी फिर से जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उससे बोल देगी कि आप कंटिन्यू करो, बोर्ड ने अभी तक 10 दिन हो गए और जवाब नहीं दिया है, तो हम आपको ही कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं। दैट इज़ अ क्रिस्प थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, ओके। 24 में मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बताइए। अब जो मीटिंग वो कर रहे हैं वो मीटिंग क्या है उसके बाद बताइए। तो देखो नोटिफाई कर देगी कमेटी को कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी कर सकते हैं। ऑल मीटिंग कमेटी क्रेडिट शैल बी कंडक्ट बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जितनी भी क्रेडिटर्स की कमेटी होती है, ठीक है, वो सारी कमेटी की मीटिंग रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करवाता है। और हर मीटिंग का कमेटी को एक नोटिस देना होता है जिसमें कमेटी में कौन कौन है, कौन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उनके बारे में बताता है। ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम है, ठीक है। मेंबर ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट, ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, इन सबको नोटिफाई करना होता है, ठीक है। एक प्रोविजो दैट द फीस पेबल ऑफ सच
इंसॉल्वेंसी में प्रोफेशनल रिप्रेजेंटिंग एनी इंडिविजुअल क्रेडिटर विल बी बोर्न बाय सच क्रेडिटर। जो भी फीस होगी वो क्रेडिटर के द्वारा बोर्न की जाती है, क्रेडिटर ही उसको बियर करेगा। ओके, अब ड्यूटी ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बताई गई है। हमने यहाँ पे मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिट बताया गया था जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करवाता है। और ड्यूटी अब क्या है कि वो प्रिजर्व करेगा, हमने अभी पढ़ा था, सेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा, उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करेगा, ठीक है। उसके बाद टेक इमीडिएट कस्टडी ऑफ द कंट्रोल ऑल द असेट्स, कि उसको ऐसा लगता है कि ये डिफॉल्ट हो गई तो कॉर्पोरेट डेटर की सारी असेट्स को वो अपने अंदर में ले लेता है, कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। और वो खुद क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक्ट करता है कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे कि अब मैं थर्ड पार्टी से कि मैं अब कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे मैं एक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ही अब सारे राइट एक्सरसाइज करूँगा। ओके, रेज कर सकता है इंटरिम फाइनेंस, अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रोफेशनल्स को, मेंटेन कर सकता है लिस्ट ऑफ क्लेम्स को, जो भी सेक्ट्स में बताई गई है वो सब, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ऐसे ही ऊपर इंटरम रिजोल्यूशन के लिए। अब हम यहाँ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास बहुत लंबी हो गई है तो आगे की क्लासेस 27 सेक्शन से हम कल करेंगे। और इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी आ सके।